लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है, ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। वी आर गोइंग टू क्लोज इट। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। SOPs पे अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया, तो कुल मिला के जुलाई के आखिर तक 20,000 केसेस बलूचिस्तान में सामने आ सकते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट इवन यूनियन काउंसिल लेवल तक हम अब जा रहे हैं। जहां पे केसेस ज्यादा होंगे उसके लिए हमने SOPs तरीक़ाकार स्मार्ट लॉकडाउन का हमने फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, मुतासरा केसेस, उनकी तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 1,44,474 अकॉर्डिंग टू द नेशनल डैशबोर्ड मुतासरा केसेस हैं, जबकि टोटल अमवात की कुल तादाद 2,729 पहुँच चुकी है। आज के इसमें बहुत से फिगर्स अभी तक के नहीं होंगे। जाहिर है कि जब ये अपडेट होगा नेशनल डैशबोर्ड तो एक कंसोलिडेटेड फिगर आता है। बहरहाल तेज़ी से बढ़ रहा है। जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी आप देख लीजिए, फेडरल गवर्नमेंट है उनको भी देख लीजिए, सब यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो जिस तरह से तेज़ी है उस हिसाब से तो बड़ी तबाही आ सकती है। अब SOPs पर अमल दरामद करना होगा। न जाने ये कब SOPs पर अमल दरामद होगा, कौन सा वक्त आएगा कि जिसमें ये एक निज़ाम बनेगा कि आपको SOPs पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा को आपने देखा, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनाउंस किया कल रात 12 बजे से लाहौर के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन वहाँ उन इलाकों में फार्मेसीज़ और खाने पीने की जो अशिया की दुकानें हैं उनको खुला रखा जाएगा। 2 हफ्ते बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। नेशनल कोऑर्डिनेशन जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका भी बताते चलें कि आज उन्होंने मुल्क के 20 शहर आइडेंटिफाई कर दिए हैं जहां पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, यानी हॉट स्पॉट्स, और यहां पर रैंप अप किया जाएगा। TTQ स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं, यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन। इनमें मुल्क के सारे बड़े शहर हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, स्वात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर, डेरा गाजी खान, मालाकंड, मर्दान। नॉट टू फॉरगेट कि टूरिज्म हमारी खोल दी गई है और स्वात हमारा हॉटस्पॉट है। वीकेंड के ऊपर जब हमने देखा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया, पंजाब ने एक सिफारिश पेश की थी मुकम्मल 2 हफ्तों के लॉकडाउन की केसेस को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा मुकम्मल लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं होता। हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, स्मार्ट लॉकडाउन ही हमारे मुल्क का स्मार्ट मूव होगा। आज हम इसी पर बात कर लेते हैं। असद उमर साहब ने भी आज एक पॉलिसी बयान दिया, गो कि आज बजट का इजलास भी कौमी असम्बली में था, एक दूसरे पर खूब निश्तर चलाए गए, लेकिन सबसे अहम इस वक्त अगर कोई चीज़ है तो वह मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस और हुकूमत की स्ट्रैटेजी कि किस तरह से इसकी रफ्तार को कम करना है। सिर्फ कहने से कम नहीं होगी, अमलन बहुत कुछ करना बाकी है। आज इसी पर बात कर लेते हैं कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन ही स्मार्ट मूव है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ आज हैं कौमी असम्बली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब होंगे, नदीम कुरैशी साहब होंगे, पंजाब असम्बली के मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज पंजाब असम्बली ने पंजाब का बजट भी पेश किया है। सैयद उवैस कादर शाह साहब होंगे, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं जो कि कोरोना मुतासर हैं, उनके घर वाले बड़े परेशान हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को ऐसा लगता है कि अब भी वो वक्त नहीं आया। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे मेहमान निसार चीमा साहब, नदीम कुरैशी साहब, सैयद उवैस कादर शाह साहब हमारे साथ हैं। बात हो रही है कि हुकूमत ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का मूव लिया है ये कितना स्मार्ट साबित होगा अमिट्स लिटरली राइजिंग केसेस, जबकि खुद हुकूमत जो है वो खबरदार भी कर रही है। नदीम कुरैशी साहब बताइएगा, ये स्मार्ट लॉकडाउन ही क्यों फेडरल गवर्नमेंट हो वो इसी को तरजीह दे रही है, जबकि पंजाब ने तो मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश भी की थी। खुद यास्मीन राशिद साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एतराफ़ किया कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे केसेस बेइंतहा बढ़ भी रहे हैं। क्या वजह है कि 18वीं तरमीम के तहत आपका सूबा जो है वो अपना फैसला नहीं ले पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, मैं गर्ज करूं, आपने हर सूरत उस सोशल सेटअप को जरूर मद्देनजर रखना है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, कोई न्यूजीलैंड की तरह या यूरोप के छोटे मुल्कों की तरह को 10, 20, 50 लाख की आबादी नहीं है। यहाँ 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं एक रुकन असेंबली में आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब शुरू में लॉकडाउन हुआ, लोगों ने राशन के लिए जिस तरह से एजिटेट किया, लोग जिस तरह से अजियत में थे, लोगों ने जिस तरह से परेशानी का इजहार किया, आपकी मीडिया के आंख ने हर चीज दिखाई है। मैं आपसे हुकूमती रुकन असेंबली की हैसियत से भी और जाती हैसियत से दोनों एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहली बात तो ये, कोई भी हुकूमत हो, ये बड़ा आसान होता है कि आप तनकीद करें, उनको बड़ा जालिम, फासिक और फाजिर करार दे दें, लेकिन हुकूमत कभी अवाम की जानो माल को खतरे में डालकर बेनिफिशियरी नहीं होती, ना उसको कोई बेनिफिट होता। पाकिस्तान के सोशल सेटअप पे हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन ही एक ऐसा हल है कि जिन इलाकों में जिंदगी जारी हो सारी रह सकती है। यही तो वजह थी कि आपकी आला अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिट पर यह डिसीजन किया। आप जरा उस पर भी बात करें। मैं समझता हूं हुकूमत के जितने भी फैसले हैं वो सारे, अब मेरी बात मुकम्मल, हुकूमत के तमाम फैसले किसी वक्त भी रिव्यू हो सकते हैं। ओके, स्मार्ट लॉकडाउन ही इस वक्त हल है, पीछे नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं। अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन आप करने जा रहे हैं लाहौर में, 80 स्पॉट्स जो हैं यही पता चले जहां पर किए जाएंगे कल रात 12 बजे से। खाने पीने की अशिया खुली रहेगी, फार्मेसीज खुली रहेंगी। अब इन एरिया में, इन 80 इलाकों में या जितने भी इलाकों को आप स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, वहां गरीब भी होंगे, दिहाड़ीदार भी होंगे, मजदूर भी होंगे। उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं आप 2 हफ्तों के लिए? जी, उनके लिए वही अरेंजमेंट होगी जो फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एहसास प्रोग्राम से रिलीफ पैकेज दिया। आपको पता है, अरबों रुपया आम आदमी तक पहुंचा, जिसमें एक पैनी की भी इन्वॉल्वमेंट। एहसास प्रोग्राम के तहत आप वहां लोगों तक ये पैसे पहुंचाएंगे। सो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिफाई भी कर लिए पंजाब हुकूमत ने कि इन इलाकों में कितने वो हैं जो कि दिहाड़ीदार भी हैं, जो गरीब तबका है, राइट? जी बिल्कुल कर लिया। आप ये वसूख से कह रहे हैं नदीम कुरैशी साहब? आप देखिए, मैं आपको कर्ज करूंगा, 100% एक्यूरेसी किसी जगह मुमकिन नहीं है। आप और मैं एक ही मुआशरे के हिस्से हैं। हम 100% एजुकेशन वाली और 100% इंफ्रास्ट्रक्चर वाली नेशन नहीं है। हम लोग जिस सिचुएशन में है, पूरी थर्ड वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ भी है। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान ने बतौर हुकूमत और पंजाब में बिलखुसूस आज भी आप सूरत हाल देख लें, वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जब कोई भी स्टेप्स लेने हैं तो उसने तमाम चीजों को मद्देनजर रखना है। लोगों को घरों में ब्लॉक करके, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग है। नहीं नदीम कुरैशी साहब, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड बिकॉज़ देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड राइट नाउ। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू कि कितनी शफाफ क्या था। अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्मार्ट लॉकडाउन है। मैं उवैस कादिर शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। देखें, कराची को भी हॉटस्पॉट बताया गया है। TTQ स्ट्रैटेजी जो है वो NCOC कहती है यहाँ भी अप्लाई होगी। क्या सिंध हुकूमत ने भी कराची के जिन अजला को आपने लॉकडाउन करना है उसका इसी तरह से फैसला कर लिया जैसे पंजाब हुकूमत ने किया है, या अभी दिस इज ऑल इन दिस फेज कि अब आप डिसाइड करेंगे, फिर उनमें से जितने गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनके बारे में सोचेंगे और उसके बाद किसी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखें, मैं सबसे पहले तो, अब मेरे भाई ने जो कहा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूं उनको ये लॉकडाउन कह किस चीज को रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। जब पहले दिन से लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो उस पर आपने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। वो एक स्मार्ट लॉकडाउन का ही एक किस्म था कि कुछ टाइम के लिए फार्मेसीज और खाने पीने की अशिया जो आप अब कह रहे हैं वो उस वक्त भी हमने की थी। इनिशियली पूरे पाकिस्तान में सिंध ने की थी। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं इस वक्त के लाहौर में आप लोगों ने कुछ एरिया सील कर दिए। माफ कीजिएगा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपकी अपोज नहीं कर रहे, हम कोई इसमें पॉलिटिकल गेम नहीं खेलेंगे। बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं कि वहां पे केसेस ज्यादा हो गए होंगे और आपको जरूरत है सील करने की। हम आपको इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं, लेकिन उस वक्त आपके फेडरल मिनिस्टर साहिबान कराची में आके क्यों चीख रहे थे जब कराची में 2 या 3 यूसी की वजह से सील की गई कि वहां पे हमें केसेस की तादाद बढ़ती हुई नजर आई। ये बातें आखिर मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं। मेरा कह रहा है कि 100% एक्यूरेसी नहीं है। ओ भाई, आई नो नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन 100% हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सोच तो सकते हैं, उनकी जान तो बचा सकते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, पहले ये डिसाइड तो कर लें कि आपने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना है। अल्लाह माफ करे। तो आपने देखिए, पहले इनको डिसाइड करना पड़ेगा। ये एक तरफ तो एक बात कर,
इनके दूसरे सूबे में इनके पर कुछ और होते हैं। आप स्मार्ट लॉकडाउन, अभी कुछ दिन पहले सिर्फ सैयद मुराद अली शाह साहब ने इतना कहा कि हम सख्ती करने की तरफ जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे जितने केसेस आ रहा है, और हमारा टेस्टिंग सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट का सबसे बेहतर है। हम पर डे टेस्ट भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारी मेडिकल कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो गई है, जो पहले से 80 टेस्ट पर डे पे थी जब फरवरी में हमने स्टार्ट किया था। तो शाह साहब, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दें बिफोर आई टेक निसार चीमा ऑन दिस। क्या आप कहेंगे कि यस, सिंध के हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आ गया है विद द राइजिंग केसेस? बिल्कुल आ गया है, सिंध के हॉस्पिटल पे बहुत प्रेशर आ गया है। मुझे ये कंप्लीट करने दें। देखें, हम पहले ही कह रहे थे और आज भी हम इस स्टैंड पे कायम हैं कि अगर इसी तरीके के डिसीशंस रहे एनसीसी के और इसी तरीके की बातें एनसीसी में होती रही तो अल्लाह माफ करे, इस मुल्क में सिचुएशन बहुत खराब होने जा रही है। हमने पहले भी एतराजात किए थे, हमने पहले भी आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि हम बिल्कुल ये सही नहीं कर रहे। ठीक है, आप मईशत की बात करते हो भाई, मैं पीछे नहीं जाता। 2 साल में कौन से अपने अवार्ड्स जीत लिए पाकिस्तान को। लेकिन शाह साहब, ठीक है, एतराजात सिंध के ऊपर होते हैं, आप लोग ये कहते हैं, सब उंगलियां उठाते हैं, लेकिन फिर सिंध में रहने वाले लोग आपसे सवाल करेंगे कि आपने 18वीं तरमीम के तहत अपने डिसीजन क्यों नहीं ले लिए? आप खुद खबरदार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, कुछ दिन पहले एक कोर्ट का डिसीजन आया था कि सब डिसीजंस कलेक्टिव होने चाहिए। क्या मैं आपकी आंखों से भी गुजरा होगा, उससे पहले जब कोर्ट का डिसीजन, उसके बाद हम भी एनसीसी में सारे डिसीजंस लेते गए। मैं 7 मई की आपको एनसीसी की मीटिंग का बता रहा हूँ। 7 मई में, जो मुझे डेट याद है, मैं उस मीटिंग में बैठा था ट्रांसपोर्ट के हवाले से। मैं उस मीटिंग में बैठ के इतना परेशान हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये फोरम आखिर तश्कील क्यों दिया गया है। कि वहां पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के बात एक करते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें आती हैं, इन राइटिंग कुछ और बातें आती हैं, और जब ग्रे लिस्ट जारी होती है कि किन एरियाज को 31 मई तक बंद करना पड़ेगा, वो राइटिंग देते हैं। और उस 3 दिन के बाद बलोचिस्तान, केपीके और पंजाब तीनों उस ग्रे लिस्ट की वायोलेशन कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट खोल देते हैं। और फिर अच्छा, जब तनकीद सिंध गवर्नमेंट पे हो रही है, और तनकीद सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पे, देखें, सिंध गवर्नमेंट आपके साथ काम करने को तैयार है। खुदारा डिसाइड कर लें कि आपने इस मुल्क को लेके किस तरफ जाना है। ठीक है, सो आप लोगों को कलेक्टिव डिसीजन लेना है विच इज बाइंडिंग ऑन यू अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वेल, आई होप कि सिर्फ एक ये आगे चल के हम बल्कि ईद उल अज़हा के हवाले से जरूर बात करेंगे। निसार चीमा साहब, जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, असद उमर साहब बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, आप एनसीओसी के सरबराह भी हैं, लेकिन माजरत के साथ आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी, अपने ट्विटर पैगाम में भी, और वैसे भी जब उन्होंने ये पूरी ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी कहा कि हम पहले ही कहते थे कि केसेस बढ़ जाएंगे। फिर वो इंडिया से भी मवाजना कर रहे हैं, आज भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया। तो क्या नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ केसेस का मवाजना करना जरूरी है इस वक्त, या कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और आज उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन फिर बताए ना कि क्या स्ट्रैटेजी हो। देखिए नाज़िया, तमाम कैबिनेट मेंबर्स जो हैं इनके, वो भांत की बोलियां बोलते हैं। वो जो कोई किसी का रुख किसी तरफ है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने ज़्यादा केसेस, इतनी ज़्यादा डेथ हो जाएंगी। असद उमर साहब फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को तो पहले दिन से अंदाज़ा था। कुछ पता नहीं है, ये एक पेज पे भी नहीं है। बात यह है कि जब भी देखें किसी कौम को कोई मसला दरपेश होता है, कोई क्राइसिस आता है, तो चैलेंज दरपेश होता है, तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ज़रूरत होती है कि विजन हो, पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन और कैपेसिटी हो। देखिए, हमने देखा है तो पंजाब में जब 2011 में जंगी ने हिट किया, खासतौर पर लाहौर में, तो मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह ये वार फुटिंग पे काम हुआ और जिस तरह पूरी दुनिया में उसको सराहा गया, जिस तरह एक सक्सेस स्टोरी ने जन्म लिया, आपके सामने है। लेकिन इस वक्त तो हालत ये है कि ना कोई ये विजन है, ना कोई पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन है, ना कैपेसिटी है। सो ये स्मार्ट लॉकडाउन जो लाहौर में करने जा रहे हैं, आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ तो रफ्तार कम होगी। तो देखें, कुछ भी करने नहीं जा रहे। ये तो इन्होंने ये है कि फैसला कर लिया है कि कौम पे छोड़ दें, ये है कि साढ़े तन रहना, जागते रहना, ये उनकी पॉलिसी है पहले दिन से। आप देखें, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, पाकिस्तान बॉर्डर से लेके एयरपोर्ट्स तक, और फिर ये है कि पीपीज की काम बर वक्त कर सके हेल्थ के प्रोवाइडर्स को, और फिर यह है कि लैब्स को अपग्रेड ना कर सके जहाँ पे कोरोना टेस्ट हो सकते थे, फिर यह है कि रैंडम सैंपलिंग की तरफ ना जा सके। अब यह है कि जब सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे भाई साहब ने, कि जब उन्होंने बर वक्त लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, आइसोलेशन सेंटर कायम किए,
और जीबी गवर्नमेंट ने भी किया। उस वक्त ये बजाय इसके उसको अप्रिशिएट करते, फॉलो करते, उस पर तनकीद करते रहे। देखें चंद 100 केसेस थे, लॉकडाउन था, जब ये कि केसेस की कोई तादाद ही नहीं रही, अंदाजा कर लें इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई पॉलिसी है ही नहीं है। कोई पॉलिसी मुजरमाना गफलत की साथ पूरी कौम भुगत रही है। आज अगर देखें जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया उसको फॉलो किया जाता और जैसे तैसे हम मई का महीना गुजार लेते लॉकडाउन में। और फिर मैं देखें ये जिस तरह कहते हैं कि जनाब अरबों रुपए की हमने ये रिलीफ दिया गरीब लोगों को, मैं कहता हूं कि इस पे भी थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होनी चाहिए और वो कोई पार्टी ऐसी हो जो रिलायबल हो। थर्ड पार्टी वैल्यूएशन की जो मैं बात कर रहा हूं, हाँ, ये तो अभी देखें खुद पता भी चल जाएगा। इसकी बात कर रहा हूं कि मैं अपने हल्के में भी देखता हूं इसको ये कहते हैं कि हमने रिलीफ दिया और ये अरबों रुपए हमने दिए हैं, ये कि काम मुस्तक लोगों को मिले हैं। इस पे थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जरूर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस वक्त इसकी रफ्तार को रोकने के लिए बड़े खातिर खास स्टेप्स लेने होंगे। नदीम कुरैशी साहब, एक ब्रेक पे जा रही हूं, लेकिन एक चीज का जवाब देते जाइएगा मेरे भाई कि क्या आइसोलेशन सेंटर्स पंजाब भर में ताकि क्या मतलब उनको अभी उनकी निगेट कर रहे हैं और इनकरेज किया जा रहा है कि आप होम आइसोलेट करें? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पंजाब हुकूमत ने पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आप ब्रेक से आने के बाद मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ज्यादा पैनिक सूरत हाल का पेशेंट है, पंजाब में इस वक्त 300 समथिंग के करीब पेशेंट हैं जो ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है। उसके अलावा नॉर्मल केसेस हैं, तमाम मैकेनिज्म चल रहा है। चीमा साहब की तो मजबूरी है, इन्होंने तो उसी तरह से आइसोलेशन सेंटर का बताएं, फिर बाद में पे तनकीद करेंगे। पहले बताएं। देखिए मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं कि 300 समथिंग के करीब पेशेंट है जो क्रिटिकल सूरत हाल में है। जो पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी 356 थी पहले दिन, आज 12,000 कैपेसिटी है। 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। ये सब पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। अगर पंजाब में 54,000 लोगों में टेस्ट पॉजिटिव आए, एग्जिस्ट करते हैं अब या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं। एचडीयूज, आइसोलेशन सेंटर तमाम यहाँ मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं। मेरे भाई बहुत फर्क है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट अलग है, क्रिटिकल केयर अलग है और आइसोलेशन सेंटर अलग है। देखिए मैं कर्ज करूं 12.5 करोड़ की सूबे में चीमा साहब की पार्टी या बहुत सारे हॉस्पिटल्स का जाल बिछाकर गई थी ना, जब मियां नवाज शरीफ लंदन गए थे इलाज के लिए। ब्रेक ले लेती हूं, इसका जवाब नहीं आप दे रहे कि आइसोलेशन सेंटर है कि नहीं। पंजाब में आइसोलेशन सेंटर का कहा था कि इनको इनकी अब जरूरत नहीं है और अब जो है घरों में ही इनको इनकरेज किया जाएगा। लेकिन फिर ये सवाल बनता है कि जब वजीर आजम बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बेशतर आबादी जो है वो पॉवर्टी स्ट्रक है, बेशतर है कि जिनके पास जाहिर है कि अलग कमरे नहीं है रहने के लिए, अगर आइसोलेशन सेंटर्स बंद कर दिए जाएंगे और खुदा ना खास्ता इनमें से किसी को कोरोना हुआ जिनके पास घर में एक कमरा ही होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 ही होते हैं, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि अपनी पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर दो? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने मोहतरम मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे एसओपीज हो गए, अमल दरामद नहीं हुआ, अब ये किसकी गलती है? वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में क्योंकि सब ये शिकायत करते नजर आते हैं, हमारे सिंध हुकूमत हो, हमारी पंजाब हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान, इवन वफाकी हुकूमत यही कह रही है कि एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सवाल ये पैदा होता है कि एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए फिर कुछ तो कोई मैकेनिज्म बनाया होगा। वो क्या मैकेनिज्म है? नदीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा। कोरोना इमरजेंसी नाफिज है, 144 का निफाज है तमाम सूबे में और हमने हर जगह पब्लिक गैदरिंग्स है उसको डिस्करेज किया है। ठीक है, लोगों को पाबंद किया है। जो वो शॉप्स, वो आपने देखा होगा हमारे मिनिस्टर मियां असलम इकबाल साहब खुद मूव कर रहे थे, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है कि जो लोग इसको वायलेट कर रहे हैं हम वो शॉप्स भी सील कर रहे हैं और उनको भारी पेनल्टीज भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तमाम पब्लिक गैदरिंग्स बैन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ है, सारे जो सिस्टम जरूरी है वो चल रहा है। उसके अलावा अब वायलेशन तो होगी जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों का, मैंने पहले भी अर्ज की थी, एक सोशल सेटअप है हमारे यहाँ, लोग एक दूसरे से मिलकर बड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ वो कल्चर नहीं है कि यहाँ यूरोप की तरह 7 बजे सब कुछ ऑफ हो और सुबह सूरज शुरू होने के साथ जिंदगी ऑन हो जाए। यहाँ तो रात गए तक दरख्त जगह रहते थे। अब लोगों को उस चीज पर आने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन गवर्नमेंट का पूरा मैकेनिज्म हरकत में है। किसी शख्स के साथ रियायत नहीं है,
कि वो 144 की खिलाफवर्जी करे, नहीं, कोरोना 144 तो इमरजेंसी को देखिए, वायलेट करे। 144 तो ये उस चीज के अंदर है जो कि शुरू से चल रही है कि मैरिज हॉल बंद, तालीमी इदारे बंद, पब्लिक प्लेसेस बंद। मैं बात कर रही हूँ एहतियाती तदाबीर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर अब खुद मास्क उठा के बताते हैं कि ये 3 महीने पहले तक बात नहीं थी, अभी ये पता चलिए कि मास्क जरूरी है, 50% इससे ट्रांसमिशन कम होती है। और आज यास्मीन राशिद साहब ने कहा है कि लाहौर में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरा सवाल यही है, कौन कराएगा ये अमल दरामद? गवर्नमेंट कराएगी। जहां अमल दरामद नहीं हो रहा वहां सख्ती बहुत ज्यादा हो रही है। मैं आपको बार बार दोहराना चाहता हूं, आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं होती है। लोग आज भी आप सोशल मीडिया पे देखें, बहुत सारे लोग बहुत सारे मुफक्किर कह रहे होते हैं मजाक है सब। गवर्नमेंट तो यूरोप से पैसे लेने के लिए, WHO से पैसे लेने के लिए, अमेरिका से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, और इस परसेप्शन को सही करना ये हुकूमत वक्त का काम है, और SOPs पर अमल दरामद कराना भी। ये मुझे बताइएगा कि पंजाब भर में मोबाइल टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है? देखिए, पंजाब में बाकायदा मोबाइल टेस्टिंग की फैसिलिटी के लिए इसी वीक में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चूंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि साउथ पंजाब में हमने ये फैसिलिटी लोगों को दी कि अगर कोई शख्स मूव नहीं कर सकता तो उसको उसके घर पे टेस्ट किया जाए। लेकिन इसका बाकायदा आगाज इसी वीक होने जा रहा है। अच्छा, इस वीक होने जा रहा है। मैं सिंध की तरफ आती हूँ। शाह साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें, आपने जाहिर है आप हैरान भी हुए, फिर वो ट्रांसपोर्ट भी खोलनी पड़ गई, बट इन टोटलिटी अगर आप देखें कि सिंध हुकूमत से मेरी तो पर्सनल शिकायत है इस वक्त, बाकी लोगों की भी है, कि ठीक है बहुत सारे फैसले आप लोग अकेले नहीं कर सकते, लेकिन SOPs पर अमल दरामद तो करवाइए। कौन सा ठेले वाला, कौन सा दुकानदार आपको, जो ये खाने पीने की अशिया वाले हैं, कहीं कोई मास्क नहीं पहन के नजर आता? मोटरसाइकिलों पे लोग जो है फैमिलीज के साथ मूव अराउंड कर रहे हैं, सम आर वेयरिंग मास्क, मेजॉरिटी आर नॉट वेयरिंग मास्क। ये क्यों नहीं अब तक आप अमल दरामद करा सके? नादिया, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि अमल दरामद हो रहा है पंजाब में और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हम आपके चैनल के तवज्जुह से सारे पाकिस्तान को एक मैसेज कन्वे करें कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है। और ये गलत बात हम यहाँ पे ना करें कि अमल दरामद हो रहा है या हो रहा है। देखिए, शुरू से फरवरी से लेके अभी तक आप देख लें, पूरी वीडियो क्लिप्स निकाल लें कि अगर कहीं पे दुकानों को सील किया गया है तो सिंध में पहले इनिशिएट किया गया, अगर फैक्ट्री बंद की गई है तो वो यहाँ पे किया गया, अगर जुर्माने लगाए गए तो यहाँ पे किए। देखें, फिर भी मैं आपको सीधी बहुत सिंपल, इट्स अ ट्रूथ कि आप उस पर, अब सच्ची बात यह है कि बहुत पूरे मुल्क में अभी भी और ज़रूरत है काउंसलिंग की, और भी हमें मैसेजेस कन्वे करने पड़ेंगे। हमें एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमने अपने हलकों में, सोशल मीडिया पे, फ्रंट मीडिया पे, हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने ये जो मीडिया कैंपेन है बहुत पहले से स्टार्ट कर रखी है, हम बार बार एडवाइजरीज जारी करते रहे, लेकिन मैं बहुत सफा कह चुका हूँ टॉक शोज में कि हम उस वक्त तक इस वबा से कंप्लीटली फाइट नहीं कर सकते जब हमें अपनी अवाम, हमारी कौम हमें सपोर्ट नहीं करेगी। नो डाउट, बट कौमों के साथ पर सख्ती बरतनी पड़ती है अगर वो ना करें, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्ट हमने क्यों खोली, किस वजह से खोली, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हमें क्या मिला और क्या बातें हुई, ये एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं SOPs के हवाले से कहना चाहूंगी कि मास्क पहनना लाजिम कराने के लिए क्या सिंध हुकूमत कोई ऐसी चीज, कोई फाइन, समथिंग दैट नीड्स टू बी डन? देखिए, हर सेक्टर पे अगर आप बात करेंगी तो मैं हर सेक्टर की बात करूंगा। जुर्माने भी किए गए, FIRs भी काटी गई। बसेस के हवाले से मैंने आपके लिस्ट फराहम कर सकता हूं कि डेली बेसिस पे हम कितनी बसेस को फाइन कर रहे हैं, बसेस को ब्लॉक भी कर रहे हैं, FIRs, रूट परमिट्स कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो हमारे बस में, हम कहते हैं कि 1 इंच भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा विजन यह है कि हमें अपने लोगों की जान बहुत अजीज है और हमें वो बचाना किसी भी सूरत। शाह साहब, कल सईद गनी साहब ने इशारा किया था इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स के अगर हालात इसी तरह तेजी से खराब होते गए तो सिंध कैन गो इन ए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। इज दैट इन द ऑफिंग? बिल्कुल, मैंने देखिए अपने पहले सेगमेंट में आपसे ये बात की कि सिंध जब कोई भी काम करता है तो उस पर क्रिटिसिज्म होता है और कोर्ट डिसीजन की वजह से हम लोग ये सारा कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अब ये पोजीशन आ गई है, हालात ऐसे हो गए, सिनेरियो ऐसा आ गया, अल्लाह माफ करे, कि हमें अभी कोई बहुत सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे और ये हमारे कंसिडरेशन में है और ये बातें हो रही हैं। और इंशाल्लाह मुराद अली शाह साहब जो हमारे पास यहाँ पे कोविड का कोरोना टास्क फोर्स का हाईएस्ट फोरम सिंध में है, जिसमें
सिविल अस्करी क़यादत के सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बिल्कुल बड़ी हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, हम सबसे ज्यादा उनकी रख के सामने कि वो बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरह कोरोना से फाइट करना है। मेरी तो फेडरल गवर्नमेंट को भी ये सजेशन होगी कि अगर उनके पास मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है तो हम सिंध से भेज सकते हैं, जो उन्हें जरा समझा सके कि जो 4 महीने 6 महीने गुजर गए, अब आपको एहसास हो रहा है कि मास्क उन्हें अपनी टीम पर फख्र है। आप शायद भूल गए, उन्होंने सैटरडे को ये अपनी ब्रीफिंग में कहा था। जी, वो वही टीम जिसने कहा था इतनी तेज होगी तो कोरोना मर जाएगा, या वही टीम जिसने कहा था कि गार्गल्स कर लें, जिस कोई चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो चला जाएगा। देखिए ये बातें ना करें, पहले डिसाइड कर लें कि इन्होंने आखिर सोचा क्या है इस कौम के साथ करना। ओके, तो अभी तक आपको लगता है कि ये डिसीजन ही नहीं है, कहीं कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है? सीरियसनेस मुझे कोई नजर नहीं आ रही। देखिए इनके पिछले 5 महीने के फैसले उठा लें, अच्छा ठीक है, फैसले में आपको सीरियसनेस नजर आ रही है कि ये किस वेवलेंथ पे चलना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, ये क्या सूबों की मदद कर रहे हैं। अभी अगर पंजाब में काम कोई भी करते हैं तो ये ठीक है, इस्लामाबाद फील हो रहा है वो ठीक है। अगर 4 कराची में हुआ था बिल्कुल, तो बड़ा शोर हुआ था। मैं जानती हूँ कि वो खाएंगे कैसे, वो पिएंगे कैसे, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें हुई थी। चीमा साहब से जरा मैं पूछ लेती हूँ। चीमा साहब, ऑपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये एक ऐसा काम है इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन वो आए इसीलिए थे कि कौम को मुश्किल से निकालेंगे, अपनी कुछ वो बताएंगे कि किस तरह से इससे फाइट करना है। ठीक है, आप लोग एक पेज पर नहीं आ सके, आप वजीर आजम को इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन अब भी आपको नहीं लगता कि कौमी असेंबली में भी और वैसे भी आप लोगों को अब एक स्ट्रैटेजी देनी चाहिए कि दिस इज हाउ वी ऑल कैन डील विद दिस पेंडेमिक? देखिए नादिया, हमने तो वो नेशनल असेंबली में बिल्कुल स्ट्रेटजी दी, खुद मैंने रिकमेंडेशन सजेशन दी कि ये करना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि देखें, ये एक सियासी इशू नहीं है, ये एक मेडिकल इशू है, एक तिब्बी मसला है। इसके हवाले से ये देखें, ये ध्यान में रखें कि मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं उनकी राय को, WHO की राय को सबसे ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। और WHO की राय पहले दिन से ये है कि जिन ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, वहाँ पे लॉकडाउन खत्म नहीं होना चाहिए था। ये WHO की सोची समझी राय थी, लेकिन हमने ये है कि कभी उसको ये है कि उसको अहमियत नहीं दी। हमने ये है कि हमने सच्ची बात का फैसला किए कोई नहीं है। ये डिसीजन मेकिंग पार्ट का ये कि हमने फैसला दिखा दिया दुनिया को कि वो हमारे पास स्किल्स नहीं है। देखें बात, ये आइसोलेशन सेंटर यहाँ पंजाब में जो कायम हुए, बद इंतजामी का एक मुंह बोलता सबूत, ना सफाई सुथराई का इंतजाम, ना खाने का इंतजाम, लोग एहतजाज करते रहे और फरार होने की कोशिश करते रहे। अब यह है कि आप मौजूदा क्या सूरत हाल है आइसोलेशन सेंटर की आपको पता है। देखें कुरैशी साहब जो है जिम्मेदार आदमी है, मैं इनसे पूछता हूँ कि देखें, ये इन्होंने एक फिक्रा बिल्कुल सही कहा कि इनका मेडिकल के बैकग्राउंड नहीं है, इनको पता नहीं है डिपार्टमेंट का, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, इनको प्रोटोकॉल्स का और SOPs को नहीं पता। ये फ्रेंचली कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। ये जब ये कहते हैं, इसरार करते हैं नहीं हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, कौन सी फैसिलिटीज हैं? मैं इनसे पूछता हूँ, एक लीडिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक लाहौर में बैठा हुआ आदमी जिसको बुखार है, जिसको कुछ खांसी है, जिसको ये सांस लेने में दिक्कत है, आप मुझे तजवीज़ कर दें कि वो उसको कहाँ रब्ता करना चाहिए, कहाँ उसका टेस्ट होगा, कहाँ उसके लिए इंतजाम है, मुझे बता दीजिए कुरैशी साहब। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं। आपसे नादिया नकी साहबा ने एक सवाल किया था वो तो कि मियां शाबाश, प्लीज नहीं, हाँ। मुझे भी हक है ना। आप देखें, मुझे भी आपने प्रोग्राम में मुझे बात करने के लिए बुलाया है। आपने भी इनसे क्वेश्चन किया था कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने डेंगू पे बड़ा कंट्रोल किया था और बड़ा मैकेनिज्म इस मुल्क के हेल्थ का बनाया था, तो उन्होंने 2 माह में आने के बाद लैपटॉप के अलावा क्या किया? अपोजिशन को 35 साल का एक्सपीरियंस है। देखें, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात, डॉक्टर साहब मैंने आपकी बात मान ली। मुझे वो नेशनल असेंबली का प्रोग्राम बता दें कि जहां बैठकर आपने कोई मैकेनिज्म दिया है। लम्हा फिक्रिया तो यही है जी, आप देखें ना, आप एक तरफ नदीम कुरैशी साहब, आपका सवाल बिल्कुल बजा। शाह साहब भी आपसे कुछ पूछ रहा, अभी सबके सवाल का जवाब देंगे। चलिए, नहीं, मुझे एक सवाल करने देना। एक तरफ ये कहते हैं कि जी ये तिब्बी मसला है, इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा। दूसरा, ये इतनी पॉलिटिक्स जिस पर मियां शहबाज शरीफ ने अब तक क्या किया, हमारी पार्टी ने क्या किया। देखिए, आते ही हमने ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब आए हैं, आते ही उन्होंने कहा कि देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमें तजुर्बा भी है, डेंगू को जिस तरह हमने ये है कि उस पर काबू पाया, अब ये कि हमारी खिदमात से फायदा उठाएं। हमें ये कौमी मसला है, इस पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। ठीक है, हालत ये है कि ये कोई मसला हो, कश्मीर को, कोरोना को,
तभी अपोजिशन को इत्मीनान में लेने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अच्छा, और ये आइसोलेशन स्पीकर साहब ने सेंटर्स की बात हो मीटिंग रही है बुलाई और नादिया, प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अपना भाषण दे के गायब हो गए। अच्छा, ये शाह साहब भी इसमें ऐड कर रहे हैं आइसोलेशन सेंटर का। जी शाह साहब। देखिए, आइसोलेशन सेंटर्स की बात हो रही है। मेरे भाई अगर नाराज ना हो, मैं पूछूंगा कि कुछ दिन पहले हसन निसार साहब जो बहुत बड़े तज्जियाकार हैं, बहुत बड़े न्यूज से उनका ताल्लुक है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, वो उन्होंने एक आइसोलेशन सेंटर के बारे में कोई 1 महीने पहले कोई 1 घंटे का प्रोग्राम किया है, जिसमें उन्होंने वो कोरोना नहीं उसको करोड़ा कहा है, करोड़ा। तो वो कौन सा आइसोलेशन सेंटर है जिसको करोड़ा कहा गया है, जिसमें लोगों की चांदी हो गई, ईद हो गई, ईद से पहले ईद आ गई थी? वो कौन सा आइसोलेशन सेंटर है जिसका इफ्तिताह भी किया गया? अच्छा। तो उसके मुझे उस प्रोग्राम में ये सुन के लगा कि हसन निसार साहब जो बहुत तारीफें करते थे किसी पार्टी की कि ये आएंगे तो सारा मुल्क तब्दीली आ जाएगी, नया हो जाएगा, तो अब वो खुद बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि भाई वो कोरोना नहीं है, लाहौर के लिए वो करोड़ा हो गया है, करोड़ा। अच्छा। अब वो मुझे आइसोलेशन अगर नुमाइंदगी कर दे, मैं तो वो कोट कर रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ। सही। मैं गलत बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ब्रेक का वक्त है, जरा ब्रेक से वापस आ जाएं तो इस पे जरूर बात कर लेंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे हम मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईद आने के लिए जो आखिरी अशरे में सब कुछ खोला गया, उसके बाद ये रफ्तार इतनी तेज हुई है। अब ईद उल अजहा भी आएगी, क्या इसके लिए हमने पहले से एनसीसी में ये बात हो गई है? सूबे इस हवाले से क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मवेशी मंडियों के हवाले से सिंध तक की ये खबरें आ रही थी कि सिंध नहीं चाहता कि मवेशी मंडियों का बाकायदा सेटअप हो, बिकॉज जिस तेज़ी से ये वबा फैल रही है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। वी टेक अ ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का यह आखिरी सेगमेंट है। मैं चाहूंगी कि वेरी ब्रीफली सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं? अभी जाहिर है कि पर्सनल भी तो एक है, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुल्तान भी हॉटस्पॉट है, आपका ताल्लुक भी मुल्तान से है। बकरा ईद के हवाले से आपको लगता है कि सैनिटी इसी में होगी कि फिलहाल मवेशी मंडियों को न कायम किया जाए? देखिए जी, हर वो स्टेप लिया जाएगा जो अवाम उन्नास की बेहतरी में है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सरदार उस्मान बुज़दार, पूरे इस 3.5 माह के प्रोसेस में एक दिन भी उनकी कंसंट्रेशन कहीं और नहीं हुई। बाकी सूबों की तरह पंजाब भी पूरी कोशिश में है। मेरा मकसद अब या चीमा साहब से या शाह साहब से कोई डिबेट जीतना नहीं है। मैं पंजाब के हवाले से आपको पंजाब के हवाले से अर्ज कर दूं, हमारा पूरा मैकेनिज्म एक्टिव है। हमारा फेडरल के साथ जो रब्ता है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में सारी चेन बनी हुई है, उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व है। मैं समझता हूं कि बकरा ईद पर भी हम डिसीजन जो करने जी यकीनन हम जो डिसीजन करने जाएंगे अवाम उन्नास की बेहतरी में होगा। ठीक है, हमने सूबे के लोगों को बचाना है। कुरैशी साहब, कारोबार यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा था। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि मुल्क में लोग जो हैं वो तबाह हो जाएं या खुदा ना खास्ता अमवात बढ़ जाएं। हैविंग सेड दैट, रिव्यू करने में पॉलिसीज में कोई मेरे ख्याल से कबाहत होनी नहीं चाहिए फॉर ऑल द प्रोविंसेस एंड इवन टू द फेडरल लेवल। इसलिए क्योंकि लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। देखिए, गवर्नेंस का फुकदान है, प्लाज्मा बिक रहा हो, आपके बेसिक जो एहतियाती चीज़ें हैं, यानी मास्क हो गया, आपके डिसइंफेक्टेंट्स हैं, वो नायाब हो जाएं, तो ये सारी सूबाई हुकूमतों को भी देखना होगा कि ये इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। सो शाह साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप लोग क्या समझते हैं? मवेशी मंडियों का क़याम होना चाहिए? एज अ पॉलिटिकल वर्कर ही बता दें, आप क्या समझते हैं? देखिए, एज अ पॉलिटिकल वर्कर अगर आपने पूछा तो मैं वो वाहिद आदमी था जिसने पहले मार्च के पहले 10 दिन में ये कहा था कि हमारे मुल्क में फौरन सख्त कर्फ्यू लगना चाहिए, ताकि हम कर्फ्यू के अलावा इसका कोई सर्वाइवल नहीं है। अगर आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स उठा के देख लें, हम तो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पे चले जाएं। मवेशी मंडियों को परमिशन देना तो बहुत दूर की बात है। हम तो इस वक्त जो केसेस कराची में जिस तरीके से और जिस स्पीड से इंक्रीज पूरे सिंध में हो रहे हैं, हमने पूरे सिंध का जो अजला, जो हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है सारे अजला का, आप अगर देख लें, मेरे अपने शहर में, मेरे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सखर, उसमें जिस तरह लोकल ट्रांसमिशन हो रही है, तो हम खुद इस बात पे परेशान है कि लॉकडाउन की तरफ जाएं और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, ताकि ईद से पहले कोई इतना बड़ा मसला इशू ना खड़ा हो जाए कि ये हमारे जो लोकल डिस्पेंसरीज भी वहां पे जो इनको हमने इक्विप्ड किया है, उनमें भी जगह ना बचे। अच्छा शाह साहब, एक चीज बता दें, आप लोगों की मोबाइल टेस्टिंग जो है वो सिर्फ कराची की हद तक है या सिंध के दीगर अजला में भी है? देखिए, ये सिंध के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जो हैं
वो शुरू से मोबाइल टेस्टिंग पे चले गए हैं। हाँ, टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, रिजल्ट्स कुछ देर से मिलते हैं, लेकिन हमने पहले दिन से ये डिस्करेज किया है कि हमारे पास टेस्ट करने कोई ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो अपने घर से निकलेगा तो टेस्टिंग फैसिलिटी तक कितने लोगों को वो इनफेक्ट कंटेमिनेट करता है, कहाँ ट्रांसफर करता है। तो इसलिए हमने पहले दिन से डिस्करेज किया था, क्योंकि देखिए अगर सिंध में आप चेक कर लें तो सक्खर का जो क्वारंटीन सेंटर, जिसको अपने आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है, वो पाकिस्तान का पहला आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर था जब ताफ्तान से सारे जायरीन लाए गए वहां पे, और उसको मैं हेड कर रहा था खुद। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे आइसोलेशन सेंटर्स वेल इक्विप्ड हैं, हमारी फैसिलिटी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं वो पहले से बहुत इंक्रीज हो चुकी हैं, और हम इस वक्त भी जो इंशाल्लाह हमारा जो बजट आएगा वो भी हेल्थ फोकस्ड बजट होगा, जिसमें हम आइंदा हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा काम करें। ओके, हमारा लास्ट क्योंकि कमेंट्स में लेना चाहूंगी, चीमा साहब आप क्या समझते हैं मवेशी मंडियों के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से अभी भी टाइम है, किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सख्ती से कंट्रोल होना चाहिए, जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए ये एक तिब्बी मसला है, इसमें मेडिकल एक्सपर्ट जो उनकी राय को फैसला को अहमियत दी जानी चाहिए। ये हमारे दोस्त कुरैशी साहब हमारे हैं कि मैकेनिज्म यहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर कोई है मैकेनिज्म तो कम से कम कौम को उसका कोई पता नहीं है, कोई नजर नहीं आता मैकेनिज्म, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ना पंजाब गवर्नमेंट, ना केपी गवर्नमेंट की तरफ से। देखें, बात ये है कि आवाम को एजुकेट करना, सेंसिटाइज करना, ये रिगार्डिंग SOPs, प्रोटोकॉल, ये किसका काम है? फेडरल गवर्नमेंट का काम था। ये है कि उन्होंने ना आवाम को सेंसिटाइज किया है, ना ये कि आप देखें ना आवाम से गिला। आई एम सॉरी चीमा साहब, लेकिन इसमें आप ये भूल गए हैं कि टाइगर फोर्स ये काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बताया है। नादिया ये बता दें कि टाइगर फोर्स जो है उसकी कंटेनर पे चढ़ के डी चौक पे इमरान खान साहब ने कौन सी मॉरल वैल्यूज के हवाले से ऐसी ट्रेनिंग की हुई है कि वो मेरिट और इंसाफ की बुनियाद पे ये है कि वो अपना फर्ज निभाएंगे। वो तो देखिए ये कौम के साथ एक मजाक है, और करोड़ हर रुपए उस पर लगा देना जो है वो जो है क्या उसके हकदार दिहाड़ीदार लोग थे, या ये इस तरह की फोर्स जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत इस बात की थी कि हम ये कि जो सरकारी इदारों का नेटवर्क हमारे पास मौजूद था, महकमा सेहत का है, महकमा तालीम का है, बल्दियाती इदारे जो है इनको बहाल करने चाहिए थे पंजाब, और ये उनके जरिए ये सारा रिलीफ का काम होता, और ये कौम को सेंसिटाइज करना, एजुकेट करना फिर मैं कहूँगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और अब भी ये है कि फिर मैं कहूँगा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय और WHO की राय को फॉलो किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आई होप कि जो भी आप लोग डिसीजन लें, NCC में बैठ के लें या उसके बाहर सूबे अपने तही लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सख्त फैसले इसलिए करने होंगे क्योंकि ख़बरदार कर रहे हैं असद उमर साहब, NCOC को हेड करते हैं कि रवा माह के आखिर तक अगर यही तेज़ी रही तो 3 लाख केसेस हो सकते हैं, और यही तेज़ी रही तो जुलाई में खुदा ना खास्ता 10 लाख तक केसेस हो सकते हैं। हमें इसके फैलाव को रोकना होगा। हुकूमतों को जो डिसीजन लेने हैं और जिस तरह से अमल दरामद कराना है वो एक तरफ, कौम को भी साथ देना होगा। खुद से खुदा के लिए अपने घर वालों को इन्फेक्ट ना करें। जब आप बाहर निकलते हैं गैर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार नहीं करते तो अपने घर कोरोना लेकर जाते हैं। कितने ऐसे अब केसेस सामने आ रहे हैं जो आपके जानने वालों के होंगे कि किसी एक की वजह से पूरे घर इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस वबा से बचने के लिए सबसे अहम हथियार आपके पास एक मास्क है, इसको खुदारा पहनिए और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना जाइए, लोगों से फासला रखिए। यही हमारी बचत है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और अल्लाह ताला इस वबा का जल्द से जल्द कुर्रा अर्ज़ से ख़ात्मा करे। आमीन सुमा आमीन। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।